I welcome you all, dear students. Myself, Dr. Roli Rai, from the Department of Education, BBD University, Lucknow. Welcome, students. So we are back to our paper, that is Understanding of Discipline, B.Ed 2104, Unit 3. In this unit, we shall be studying about different types of subjects, discipline, the role of different subjects, and also how they can be utilized in the curriculum and other aspects. So coming back to our subject, I would like to say that I will now be taking in both this medium of instruction as I have earlier been taking, and we shall be completing these courses English और हिंदी दोनों मीडियम में, ताकि आपको किसी भी माध्यम में कोई तकलीफ या कोई परेशानी ना हो. यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगेगी तो आप मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं एंड आई शैल बी आंसरिंग योर क्वेरीज. कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हमारा जो कंटेंट मैटर आज के पर्टेनिंग है वो विषय से संबंधित है, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स की बात है कि विषय क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट. तो पहले हम सब्जेक्ट की बात को समझेंगे. सब्जेक्ट को समझने के पश्चात हम उसके अंदर भिन्न प्रकार से कंटेंट करेंगे कि क्या उसका अर्थ है, क्या उसके पर्टेनिंग हम डिस्कस करेंगे. So coming back, I would like to share with you a screen where I have prepared for you how we shall go about it. That is relating to the aspects of education, and we shall be soon dealing with the fact कि हम किस प्रकार से शिक्षा को संबंधित करते हैं, कैसे हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, विषय से हम क्या समझते हैं, हाउ वी कैन गो अबाउट दीज एस्पेक्ट्स. जब हम इसके विषय में बात करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन जिसे हम कह रहे हैं, ये विषय जो है ये क्या है. विषय एक्चुअली हम उसमें डील करते हैं जिसमें हम ये बात कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं है, ये पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की बात है. एंड वी शैल आल्सो गो अबाउट डिस्कसिंग द फाइनर डिटेल्स ऑफ हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट. इस सब्जेक्ट की जो हम बात करते हैं, इट इज रिलेटिंग टू वेरियस फील्ड्स, वेरियस एस्पेक्ट्स, और हम इसको कहते हैं कि ये हमें डील करने पे मजबूर करता है कि हम कैसे इसको डिस्क्राइब करें. फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर ज्ञान की कोई भी क्षेत्र है, कोई नॉलेज है, जिससे रिलेटेड हम उसको डिस्कस करते हैं, तो यू विल फाइंड that it is not simply with particularly to that subject, but it also constitutes to the learner. तो लर्नर जो है वो एक किसी भी फॉर्म में रिसर्च होती है, या स्कूल या विद्यालय या यूनिवर्सिटी लेवल की, उसमें हम इससे डील करते हैं कि हम सब्जेक्ट को रेफर करते हैं एज एन एरिया ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड इन स्कूल, एंड इट कैन बी कॉल्ड अ लर्निंग टूल और द क्राइटेरिया बाय विच वी लर्न. हम किस प्रकार से उसमें पढ़ते हैं उसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं. Now, when we talk about more precisely, the subjects are parts into which learning can be described, it can be divided. उनको भिन्न प्रकार के भागों में विभाजित किया जाता है और उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं. जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो इनके सारे प्रकार के ज्ञान हर क्षेत्र में, हर फील्ड में we discuss them, and the learner has chosen to specialize. It can sometimes be used synonymously with the term discipline and can be referred to as a system synonymously with the term discipline. ये जो कि आप एक सिस्टमैटिक ढंग से इंस्ट्रक्शन को देने के लिए स्टूडेंट्स के पर्टिकुलर एरिया ऑफ लर्निंग को डिस्क्राइब करते हैं, जहां पे एक स्पेसिफिक कोड ऑफ you can say specific code of conduct होता है, जहाँ पे humanistic educators argue करते हैं that school subjects are created to provide the students with particular intrinsically rewarding experiences. वो अनुभव जिन्हें वो अच्छी तरीके से अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, उसको परस्यू करते हैं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या पर्सनल ग्रोथ के तहत इसको फॉलो करते हैं और एक इंडिविजुअल फ्रीडम पाने में समर्थ होते हैं.
So we deal with all the aspects relating to the educational point of view, and we come to the conclusion that this education can simply be achieved not by just any one aspect. The school subjects therefore need to be formulated according to the interest. जो बच्चों का इंटरेस्ट एरिया है, जो एटीट्यूड है, जो कैपेबिलिटी है, जो उनकी काबिलियत है, जो उनकी आवश्यकता है, और डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होते हैं जिसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उसको लेकर के डील करते हैं. सो वी रियलाइज दैट दिस इज सिंपली रिलेटिंग टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, और इसको हम सब्जेक्ट के तहत डिस्क्राइब करते हैं. ना ये जो विषय है जिसके हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट कंटेंट क्या होता है, तो दे नीड टू डिराइव कंटेंट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ सोर्सेस. और ये जो वाइड रेंज ऑफ सोर्सेस की बात करते हैं, मतलब बहुत भिन्न एरियाज होते हैं, बहुत भिन्न प्रकार के डिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें कि हर इंडिविजुअल, हर पर्सन की जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके माध्यम से उनकी ह्यूमन एक्टिविटीज और कम्युनिटी का, जिसमें कल्चर, जिसमें विजडम, जो जानकारी है, जो ज्ञान है, जो उनके इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है, जो उनकी जिसे उनको बोध होता है, जिनका ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे कल्चर जो है, ट्रेडिशंस जो है वो फॉलो किए जाते हैं. सो डिसिप्लिनरी नॉलेज माइट और माइट नॉट बी यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, लेकिन फिर भी हम इस बात पे पहुंचते हैं कि जो पर्सपेक्टिव्स हैं, जो सोशल एफिशिएंसी है, स्कूल सब्जेक्ट्स हैं, they are constructed for the primary purpose of maintaining and enhancing economic and social productivity. किस प्रकार से हम सोशल एक्टिविटी की बात करते हैं? जो पर्सपेक्टिव, जो देखने का नजरिया सोशल एफिशिएंसी या सामाजिक रूप से बेहतर जो परिकाष्ठा के लेवल पे पहुंच सकती है, जिसमें विषयों का ज्ञान होता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो जाता है इकोनॉमिक कंडीशंस की तरह से, या सोशल प्रोडक्टिविटी से मतलब है सामाजिक उपयोगिता. जो उपयोगिता है वो फ्यूचर सिटीजन्स के रिक्विजिशन के लिए, ज्ञान के लिए, उनके कैलिबर या स्किल के लिए, उनके फिनेंसेस के लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं. तो जो फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स कहा जाता है, वो स्कूल सब्जेक्ट्स जो स्कूल्स में, विद्यालय में बच्चे को लेना होता है, जो उनके लिए ऑप्ट करने के लिए होता है, और उनको जस्टिफाई किया जाता है विद क्लोज रेफरेंस टू द नीड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन. जो वोकेशन है, जो उनकी बच्चों की स्टूडेंट्स के लिए जो हितकारी है, जो उनके विषय में ज्यादा लाभदायक होगा, जो ज्यादा प्रोडक्टिव साउंड करेगा, जो ज्यादा इफेक्टिव साउंड करेगा, उसके विषय में कहा जाता है कि जो सब्जेक्ट चुनेंगे, जो विद्यालय में जिन विषयों का चयन किया जाएगा, जिस विषय का चयन किया जाएगा, वो इस बात को मद्देनजर रख के किया जाएगा कि उनका क्या ऑक्यूपेशन है, क्या वो आगे बनना चाहते हैं, कि किस चीज से उनको फ्रूटफुलनेस मिलेगी. सो द स्पेशलाइज्ड एंड अप्लाइड फील्ड्स, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, कौन सा एरिना उनके लिए fruitful hoga. Therefore, these are the primary sources from which the contents of the school subjects are derived. Then we come to the point that in the sentence, the subject is or the person who does the action is, यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिया गया है, इस सब्जेक्ट से मतलब है जो पर्सन कंसर्न है उसको हम मान लेते हैं कि इट इज रिलेटिंग टू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स. अगर कोई भी चीज है जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो जिस विषय के बारे में बात की जा रही, जिस व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है, वो उसी को रिमूव करते हैं. जैसे स्टेट को रूल करने वाले कोई राजा, तो अगर हम उसको सब्जेक्ट मानते हैं, यहाँ पे विषय सब्जेक्ट हो गया. लेकिन जहां पे हम उसको एड्रेस करते हैं, जैसे स्कूल का कोई सब्जेक्ट ए है, उसी सब्जेक्ट के परटेनिंग डिस्क्रिप्शन किया जाता है, जहां ब्रांच ऑफ नॉलेज को दूसरी ब्रांच ऑफ नॉलेज से जोड़ा जाता है. तो जो लर्नर है, जो लर्नर रिसीव कर रहा है एजुकेशन, उसके लिए वो कहते हैं कि वो लर्निंग बेहतर तरीके से पा सकने की क्षमता रखते हैं. तो इट इज टू बी रिलेटेड टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन. द लर्नर इज एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन.
और ये एजुकेशन का जो रिलेशन है, इट इज इन रिलेशन टू द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग वन सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ अनदर ब्रांच। अब जब इनके बारे में कहा है कि अकॉर्डिंग टू जोंगली डेंग, अ स्कूल सब्जेक्ट रेफर्स टू एन एरिया of learning within the school curriculum that constitutes an institutionally defined field of knowledge and practice for teaching and learning। जो teaching and learning process है उसके दौरान जिन चीज़ों को एक्सप्रेस किया जाता है, बताया जाता है, that is with respect to the features of school subjects। और इसके विषय में ग्रॉसमैन ने एंड स्ट्रॉस्की ने कहा है कि जब 3 फीचर्स ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स हैं जो स्टैट्यूट परसीव किया गया स्टैट्यूट में, उसमें कहा गया कि स्कूल सब्जेक्ट्स डिफर इन स्टेटस they have in the school and larger community, sequentially is perceived as important in school subjects। जबकि दूसरे विषयों में कहा गया है कि knowledge and skills have to be known before proceeding to a new learning। जब तक आप पहले वाले ज्ञान को से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं है, समझ नहीं पाए हैं, उनकी स्किल को, उसके कौशल को नहीं समझे हैं, तब तक आप नए प्रकार के ज्ञान, नई प्रकार की लर्निंग, नए प्रकार की जानकारी की ओर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। तो इसमें अ स्कूल सब्जेक्ट इज अ सब्जेक्ट और अ फील्ड of study or a branch where which is taught the researcher at the school, college or university level, and the school subject refers to an area of knowledge that is studied in school। जिस एरिया में, जिस परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं, वो उस विषय को, उसकी लर्निंग एक्सेप्टेबिलिटी को, उस टूल को एक क्राइटेरिया की तरह से माना जाता है। More precisely, the subjects are the parts into which learning can be divided। It is a field or sphere of knowledge in which the learner has chosen to specialize। It can sometimes be used synonymously with the term discipline and can be referred to as a systematic instruction given to the students in a particular area of learning that follows specific code of conduct। इसका अर्थ ये है कि यदि विद्यालय के विषय के बारे में पढ़ा जाए या किसी अन्य विषय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसके जो ज्ञान है, वो जो पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, उसमें जो लर्निंग होती है, टूल है, वो क्राइटेरिया ही इम्पोर्टेंट है कि किस प्रकार से वो लर्निंग करी जा रही है। और इसमें जो लर्नर है, जो ये ज्ञान को प्राप्त करना है, प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ज्ञाता नहीं, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उसके लिए ये जरूरी है, ये आवश्यक है कि जो ये शब्द डिसिप्लिन लिया गया है, अनुशासन, यहाँ पे अनुशासन शब्द लिया गया है विषय के लिए, और इसको सिस्टमेटिक ढंग से इंस्ट्रक्शन की तरह से डिस्कस किया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड दी वेरियस एस्पेक्ट्स। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रिलेटिंग टू नेचर ऑफ स्कूल सब्जेक्ट्स, कि स्कूल के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रकृति क्या है। तो ग्रॉसमैन एंड स्ट्रॉडस्की ने 3 फीचर्स डिफाइन किए थे। स्कूल सब्जेक्ट्स डिफर करते हैं स्टेटस में, और इनका स्कूल जो है वो लार्जर कम्युनिटी को बिलोंग करता है। क्राफ्ट, फिजिकल एजुकेशन आर कंसिडर्ड लेस इम्पोर्टेंट एंड देन साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये क्यों करा गया? ये फिजिकल एजुकेशन जो है वो डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार से साइंस और मैथमेटिक्स जैसे विषय को ज्यादा महत्ता दी गई और फिजिकल एजुकेशन को कम, क्राफ्ट को कम। मगर ऐसा क्यों है? क्या कोई भी विषय दूसरे विषय से कम हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति विशेष किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से कम हो सकता है? नहीं। तो इसका रीजन यही है कि why should we ever decide that the subject knowledge that we are talking about is relating to, in terms of, you can say, discussion and describing to the various aspects of knowledge। अब ये जो चीज कही जा रही है उसका पर्पस ये होता है कि वो डिस्क्राइब करता है किस चीज को, जो ज्ञान पहले प्राप्त किया था, जो ज्ञान अभी है, और जो ज्ञान आगे आने वाले भविष्य में
बच्चे प्राप्त करेंगे उस पर्टिकुलर विषय के लिए या किसी अन्य विषय के लिए। सो इसमें फिजिकल एजुकेशन और क्राफ्ट को जब कम इंपॉर्टेंस दी जाती है तो उस केस में क्या होता है कि वो साइंस को ज्यादा महत्ता देते हैं, मैथ्स को देते हैं, मतलब साइंस एंड मैथमेटिक्स इज गिवन मोर इंपॉर्टेंस देन craft or physical education. Sequentially, what happens? It is perceived as important in school subjects where certain knowledge and skills have to be learned before proceeding to new learning. फॉर एग्जाम्पल जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिविजन है, सो इसमें क्या होता है, दे आर टॉट बिफोर टीचिंग फ्रैक्शंस। अगर आप किसी सेकंड लेवल, थर्ड लेवल पे जा रहे हैं तो उसके पहले पहला लेवल आना बच्चों के लिए आवश्यक है, प्रारंभिक स्तर पे पहले डील करना चाहिए। सो इस केस में क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो विषय में डिवाइड की जाती है। आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन आप सिखाया नहीं और सीधे फ्रैक्शन पे आ जाइए, आप अज्यूम कर लीजिए कि ये नॉलेज बच्चों को होगी, तो उसमें डिफिकल्टी आती है। नाउ इन सर्टेन केसेस व्हाट हैपेंस, दिस लर्निंग इज सच कि जैसे आपने सेंटेंसेस बनाना है बच्चों को, तो अगर आपने शब्द नहीं सिखाए हैं बनाना तो बच्चे सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाएंगे। ग्रामेटिकल एरर्स होगी, जहाँ पे प्रीपोजिशन कहाँ पे यूज हो रहा है, कंजंक्शन कहाँ यूज हो रहा है। सो दिस इज द काइंड ऑफ नॉलेज फॉर स्कूल सब्जेक्ट्स, जहाँ बच्चों को पहला स्टेप तो पता होगा तभी वो दूसरे को लिंक करेगा। ये माला के मोतियों की तरह से पिरो करके इसमें विषयों को जोड़ा जाता है और एक से दूसरे टॉपिक पर जोड़ा जाता है। Sequentially, it is perceived as important in school subjects where certain knowledge and skills have to be learned before proceeding to new knowledge. For example, basic calculations. The scope of the subject refers to the different disciplinary areas, including in the subjects which can be broad or restricted. An example of broad-based subject is physical science, which includes physics and chemistry. Social science includes history, geography, economics and civics. Then we come कि एक स्कूल सब्जेक्ट या एक विषय जो है उसको हम कैसे बताएंगे। विषय जो है एक स्कूल सब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लर्निंग टूल, और जब हम लर्निंग टूल की बात करते हैं हम इसको डिस्क्राइब करते हैं फॉर यू कैन से वेरियस एस्पेक्ट्स, कि हम इसको क्राइटेरिया बनाते हैं कि हम उसको किस प्रकार से सीखेंगे, किस प्रकार से जानेंगे, किस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। तो इट इज जनरली यूज सिनोनिमसली विद द टर्म डिसिप्लिन। अनुशासन शब्द से उसको ले लिया गया है, विच रेफर्स टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ learning, you can say, which has a specific code of conduct। और ये जो स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बताया गया है, जिस क्राइटेरिया के आधार पर इसमें स्कूल सब्जेक्ट्स को डिफाइन किया जाता है। देन इट हैज, यू कैन से, रिलेटिंग टू the aims to give intrinsically rewarding experience to students to contribute for self-actualization, personal growth and individual freedom। अगर हम freedom की बात करते हैं तो हमें ये बात समझनी होगी कि हम उसको किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। This needs to be formulated according to the needs of students, and as well as we need to understand the concept of. So what happens, there's a specific code, and now this contributes for self-actualization, and we need to understand the concept of basic concepts of realizing self-actualization, personal growth and individual freedom, which needs to be formulated according to the needs of students, which derives content from a very wide range of sources and is constructed from the perspective of social efficiency। अब ये social efficiency कैसे हम reach कर सकते हैं? ये हम reach कर सकते हैं जब हम उसके accept करते हैं कि हम उसको range, different ranges of sources को हम deal करेंगे। जैसे कोई भी विषय है उसको हम पर्सनल ग्रोथ ले लेते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं। ये सारे विषय एक एक स्टूडेंट्स के नीड को फॉर्मुलेट करते हैं, which derive content from wide range of sources। It is constructed from the perspective of social efficiency and aims to maintain and enhance social productivity।
तो ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट से डील करता है। नाउ ये जो हम बात कर रहे हैं ये स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट है। इट रेफर्स टू अ सिनोनिमस यू कैन से विद टर्म डिसिप्लिन, और ये सर्व करता है क्राइटेरिया जिसमें कि हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स, और इन्हीं एस्पेक्ट्स के पर्टेनिंग हम डिराइव करते हैं द कंटेंट फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ पर्सनल ग्रोथ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम, और इसी फ्रीडम के तहत इसमें एक्सेप्टेंस आती है। नाउ द पॉइंट इज कि हमने बात करी कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शब्द से आप क्या समझते हैं? नाउ दिस टर्म डिसिप्लिन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड एज डिसिप्लिनस। ये जो डिसिप्लिनस वर्ड है विच मीन्स प्यूपल, एंड डिसिप्लिना विच मीन्स टीचिंग। A discipline is focused study in one academic field or profession, and a discipline incorporates you can say expertise, people, project and communities. ये जो शब्द है, ये शब्द किस प्रकार से आया? ये आता है टर्म डिसिप्लिन जो है ओरिजिनेट किया सबसे पहले लैटिन शब्द डिसिप्लिनस से निकला है, जिसका की अर्थ है प्यूपिल, और ये डिसिप्लिना शब्द जो है इसका अर्थ है टीचिंग, पढ़ाना। अब टीचिंग शब्द का अर्थ और ये प्यूपिल का शब्द, ये शब्द हमें ले जाते हैं टुवर्ड्स यू कैन से takes us to the acceptance of discipline which is focusing on क्या पढ़ाना है, क्या अर्थ है इसका। and a discipline is focused study on one academic field or profession, and a discipline incorporates expertise, people, projects, communities, challenges, studies, inquiry, इन सभी को लेकर के, इन सभी के विषय में जब हम बात करते हैं तो पाते हैं कि it is the various challenges and studies and inquiry जो कि research areas को strongly associate करते हैं किसी एक दी हुई discipline से या अनुशासन से। तो ये अनुशासन जो शब्द है ये विषय से संबंधित है, ये discipline जो बोला गया है यहाँ पे अनुशासन नहीं लिया गया है, यहाँ पे विषय से अर्थ है, और ये synonymous हो जाता है क्योंकि ये discipline के अर्थ से समझाया है। Now we come to the word. This word discipline has come in contact when we refer to it is in the context of academics. जब हम पढ़ाई की बात करते हैं, जब पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो it should not be confused with the word school discipline. अनुशासन से अर्थ यहाँ पे किसी विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने की बात नहीं है। ये अनुशासन शब्द यहाँ पे लिया गया है, it refers to context of academics. academic विषय की बात करते हैं, so it is relating to the different aspects of education. Now ये जो हम शब्द की बात कर रहे हैं, it is you can say the school discipline. ये school discipline शब्द जो है ये लिया गया है relating to the actions which a teacher is taking for the school organization towards a student or you can say schools group of students where the behavior disrupts, और इसी के तहत ये एक्टिविटी या ब्रेक करती है एक रूल को, और but we are not dealing with that concept in the present context. This is related to a field of study. तो जो स्कूल डिसिप्लिन है वो रिलेट करती है एक्शन टेकन बाय द टीचर। कहते हैं कि अगर आपने अनुशासन नहीं बनाए रखा, अगर आपने सब्जेक्ट मैटर में ध्यान नहीं दिया, अगर आपने कंटेंट पे ध्यान नहीं दिया, अगर आपने मिसबिहेव किया, सो दैट इज डीलिंग विद स्कूल डिसिप्लिन। बट वी आर डीलिंग विद द, ये विषय से संबंधित है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सो वी कम टू द पॉइंट ऑफ the origin of this word which is not clearly known, कि ये डिसिप्लिन शब्द का, जिसको कि हम अच्छे से नहीं समझ सकते हैं बिकॉज इसका रिलेशन नहीं बताया गया है। एंड द टर्म डिसिप्लिन may be used for many things at the same time.
and the term discipline may be used for many things at the same time, and it is necessary to examine the various meanings of the word. इसके भिन्न प्रकार के शब्द हैं, इसके भिन्न अर्थ हैं, और इन्हीं से हम डील करते हैं. So now I come to the point of how we can deal with the discipline. हम discipline की जब हम बात करेंगे तो इसके pertaining we will be dealing with the aspects of disciplines have को कैसे डिवाइड किया गया है, किन भागों में विभाजित किया गया है, उनके सब पार्ट्स क्या हैं. सो डिसिप्लिन आर ब्रोकन इनटू सब डिसिप्लिन्स एंड सब डिसिप्लिन्स. ये इसके विभाजन करने पर आप पाएंगे it is related to discipline, it is related to sub-discipline, and sub-discipline is further related to sub-discipline. This is a convenient way to organize a library, a school program, or any higher education institution. क्योंकि इसको जब हम इसका विभाजन करते हैं, जब इसका बाइफर्केशन करते हैं, इसका डिवीजन और सब डिवीजन करते हैं, we make the thing even more clear for people to understand and see. So it is, you can say, a very easy, very simple, very understandable way of showing the things. Now we come to John Walters, who has stated that by discipline, I mean a body of subject matter made up of concepts, facts, and theories so ordered that it can be deliberately and systematically taught. किस प्रकार से जॉन वॉल्टन का कहना है, जॉन वॉल्टन had said that by discipline, I mean a body of subject matter made up of concepts, facts, and theories so ordered that it can be deliberately and systematically taught. Or according to him, a discipline is a body of subject matter that is teachable. इसको पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, डिसिप्लिन को बॉडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर बताने के लिए. लेकिन जो वॉल्टर डेफिनेशन डज नॉट डिफाइन कि डिसिप्लिन जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली बताएंगे. अगर हम कंसिडर करेंगे तो एनी बॉडी ऑफ नॉलेज एज अ डिसिप्लिन विच हैज क्वालिटी ऑफ टीचेबिलिटी. जो कुछ भी विषय पढ़ाया जा सकने लायक है, पढ़ने लायक है, उसके विषय में जब हम बात करेंगे, यू विल फाइंड दैट इट इज रिलेटिंग to different levels, और ये levels these are considered as disciplines. इनको भिन्न स्तरों पे जब हम उसको विभाजन करते हैं तो हम पाते हैं कि ये ज्ञान, डिसिप्लिन जो है, ये विषय जो हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ टीचेबिलिटी को समझाता है. राइट? सो जब इसके हम पार्ट्स और सब पार्ट्स और फर्दर सब पार्ट्स करेंगे, वी विल कम टू द कंक्लूजन कि इसकी हम प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे. Now I come to the point of nature of discipline कि अनुशासन नहीं, किंतु अगर अनुशासन आप बता भी रहे हैं तो इसको समझना होगा कि इस अनुशासन की प्रकृति क्या है. मगर हम विषय बोलेंगे और इस विषय की प्रकृति ये है कि हम इसको डिराइव करते हैं नेचर का, डिसिप्लिन का, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से कि वो हमारे अनुभवों के माध्यम से अलग अलग विषयों को बताने में समर्थ है. जैसे कि डिसिप्लिन इंप्लाइज एनी काइंड ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर क्या है? जो कोई भी एक पर्टिकुलर फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, एंड इट इज रिलेटेड टू लर्निंग. आपकी पढ़ने सीखने की जो प्रक्रिया है उसको मानकर उसके संबंध में ये आगे सिखाता है. सो जो विषय हैं उस पर्टिकुलर विषय के रिलेशन में जब आप कोई भी ऑर्डर लर्निंग का डालते हैं, so it makes some kind of organization with the purpose of learning. So discipline implies an order. Discipline is related to learning. Discipline is related to putting some or kind of order for learning. And discipline is making some organization with the purpose of learning and bringing into force which the efforts made to organize teaching. It involves some efforts made to organize learning. It is related to teaching learning process. It is related to knowledge organizing process. And it is related to process of knowledge. ज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित है. ज्ञान के जो प्रक्रिया जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है सिस्टमेटिक ढंग से,
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को उससे ये संबंधित है. So it is relating to these aspects of learning. Then we come to that it involves deduction of more knowledge through organization of the existing knowledge. जो इस समय की का ज्ञान है, जो प्रेजेंट टाइम नॉलेज है, ये उसको ऑर्गेनाइज करती है, उसी से रिलेटेड होती है, मगर उसके डिडक्शन में उससे संबंधित अधिक ज्ञान प्राप्त होता है. When you come to the point of academic discipline, ये आपने प्रकृति समझी कि क्या ज्ञान होता है, किस प्रकार का विषय होता है. लेकिन अगर हम academic discipline की बात करें, जो पढ़ाई से संबंधित है, तो the term academic discipline certainly incorporates many elements of the meaning of discipline discussed above, as given in the previous point, as school discipline. And at the same time, it has also become a technical term for the organization of learning and the systematic production of new kind of knowledge. जब हम आप कहते हैं कि how we can bring about these changes, how these things can be accepted, ये नया विषय है, इस विषय के बारे में क्या ज्ञान है, जो इस ज्ञान की हम बात करें तो वो टेक्निकल टर्म अगर हम लेते हैं for the organization of learning and the systematic production of new knowledge, we find that the discipline is often identified with whatever has been taught. जिस विषय को पढ़ाया गया, जो नॉलेज एक्यूमुलेट करी गई, जिसके पर्टेनिंग डिसिप्लिन प्राप्त की गई है, उसको कहते हैं कि ये विषय से संबंधित है. सो डिसिप्लिन हैज मोर एट्रीब्यूट्स देन एनी द फैक्ट दैट समथिंग एल्स दैट इज व्हिच इज बीइंग टॉट बाय एनी एकेडमिक सेटिंग. सो इसको हम जोड़ते हैं बहुत अधिक उन विषयों से जो एकेडमिकली साउंड बात हम करते हैं. Then we come to the characteristics of academic discipline कि characteristics academic discipline की क्या है. अब academic अगर हम बात करें, so we will relate it in terms of knowledge pertaining to, you can say, different criteria. So what happens that when we talk about the characteristics of academic discipline, we find कि इसमें कुछ चेंजेस अकर करते हैं, और इस अनुशासन की जो हम बात कर रहे हैं, ये विषय की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, there is a list of criteria and characteristics which indicate whether a subject is indeed a distinct discipline. They are as follows. Disciplines have a particular object of research, for example, law, society, politics, though the object of research may be shared with another discipline. And disciplines have a body of accumulated specialist knowledge referring to their object of research. तो ये जो चीज है, ये refer करके ले जाती है different aspects को, और we deal with the point कि इसको हम कैसे include करेंगे इसमें. For example, जब हम बॉडी ऑफ एक्यूमुलेटेड स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, नॉलेज रेफरेंस की बात करते हैं टू देयर ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च व्हिच इज वेरी स्पेसिफिक टू देम एंड नॉट जनरली शेयर्ड विद एनी अदर डिसिप्लिन. Disciplines have theories and concepts that can organize the accumulated specialist knowledge effectively. और इसको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसको कंसेप्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, सिस्टमेटिक ढंग से एक्यूमुलेट करते हैं, एंड इट इज इन टर्न एक्सेप्टेड. Then we come to the point कि what is the discipline's role over here, जिसको कि आप जोड़ते हैं, एक समझाते हैं, उसको लिंक करते हैं. तो क्या होता है कि जब हम इसको डील करते हैं एज अ जनरली इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर ऑफ द डिसिप्लिन व्हिच इज बीइंग रिलेटेड. So disciplines have developed specific research methods according to their specific you can say researchers requirement, and maybe more crucially ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण, ज्यादा अधिक रिसर्च मेथड्स के हिसाब से, स्पेसिफिक रिसर्च रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इट इज डन मोर क्रूशियली, एंड द डिसिप्लिन मस्ट हैव एन इंस्टीट्यूशनल, यू कैन से, मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट्स टॉट. चाहे जो यूनिवर्सिटी लेवल है, कॉलेज लेवल है, रिस्पेक्टिव एकेडमिक ग्रोथ है, तो उसके तहत जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल ग्रोथ है, इट इज रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ एसोसिएशंस कनेक्टेड टू इट. तो इनको जोड़ते हैं.
जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ जनरलाइजेशन, अगर हम कहें तो हम ये पाते हैं कि इट कैन बी सेड दैट मोर ऑफ द क्राइटेरिया डिसिप्लिन कैन go on continuation and be more likely that it is a more certainly a field of academic inquiry, and it is recognized as you can say a discipline which is in terms of capable of reproducing itself and building upon a growing body of own scholarship. Thus, we can conclude that academic discipline is a branch of learning or scholarly investigation that provides a structure for the students' program. तो जो अकेडमिक डिसिप्लिन है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं ब्रांच ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करती है. इट रिलेट्स टू the aspects of bringing about you can say learning and scholarly investigation that provides a structure, और इस structure को बहुत ही systematic ढंग से graduates और post graduate level पे दोनों पे deal किया जाता है. तो एकेडमिक डिसिप्लिन इज, हम ये डिफ्रेंसिएशन जो एकेडमिक डिसिप्लिन का कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि ये शिक्षक शैक्षिक विषय से संबंधित है, और शैक्षिक विषय जो है वो एक फील्ड ऑफ ब्रांच है ऑफ लर्निंग और एफिलिएटेड विद इन एकेडमिक डिपार्टमेंट और of a university formulated for the advancement of research and scholarship. ये advancement of research and scholarship से related है, ये formulated for the professional training of researchers या academics and specialists के लिए है. It is a branch of knowledge that is taught and researched as a part of higher education. ये आपस में संबंधित है, ये इसको इंक्लूड करता है और ये हमारे विषयों को जोड़ता है. So it is a branch of knowledge that is taught and researched as a part of higher education. Examples for academic discipline are anthropology, space science, psychology, sociology, archaeology and education. तो ये सारे विषय इससे related हैं. So we come to the conclusion that these disciplines have developed, you can say, specific researchers methods according to their specific research requirements, और ये बहुत crucially important है. So disciplines must have institutional manifestation in the form of subjects taught. फिर हम आते हैं academic discipline is a subdivision of knowledge which is taught, that is taught and researched at the college or university level. हमें हर level को देखना होता है. अब हम डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल्स सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक डिसिप्लिन. जो विद्यालयी विषय हैं और जो शैक्षिक विषय हैं उसके बीच के अंतर को हम समझने का प्रयास करेंगे. जब आप स्कूल सब्जेक्ट्स बोलते हैं तो ये डिफरेंट और वेरिएबल रिलेशनशिप्स होती हैं एकेडमिक डिसिप्लिन से, डिपेंडिंग ऑन देयर एम्स एंड कंटेंट्स अपॉन देयर डेवलपमेंटल फेजेस. डेवलपमेंटल फेजेस जो है वो भिन्न होते हैं, और स्कूल सब्जेक्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम and organized according to the structure of academic disciplines. They constitute a faithful and valid introduction to the academic disciplines. While the students are dealing with relatively simple ideas and methods in school subjects, they study the same ideas and methods known by experts in an academic discipline. ये इससे रिलेटेड होता है, ये इसके अकॉर्डिंगली डील करते हैं between the simple ideas and methods in school subjects and in academic disciplines. So these subjects are related, they go on to school subjects से मतलब होता है, you can say they are in terminology of different aspects. These subjects they are in with relation to various aspects. Why should we study school subjects? Now, to study the development of basic skills like reading, writing, arithmetic, ये विषयों को पढ़ने के लिए हमें ये आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि क्यों हमें ये पढ़ना है, ये हमारे लिए important क्यों है, what is the reason behind it, how we can
study it, how we can enable the child to understand multiple perspectives on contemporary issues. जो different contexts हैं, चाहे वो cultural issue हो, चाहे social हो, या economic हो, या political हो, या technological context हो, हमें बच्चों के multiple perspectives को समझने के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनकी growth and development के लिए, the children have to study the school subjects. और ये सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट से रिलेटेड होता है. जबकि हम बात इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट इंडिपेंडेंट थिंकर्स, सो दैट दे कैन talk in terms of constructing knowledge appropriate to the various aspects of, you can say, leading to different points and different aspects. It simply means ये school subjects जो हैं, they constitute a faithful and valid introduction into the academic discipline, while the students are dealing with relatively simple ideas and methods in school subjects. They study the same ideas and methods known by experts in the area of, you can say, leading to subjects which constitute you can say disciplines and relating to different school subjects in connection with the linking of academic disciplines. And academic disciplines are of complex nature and they are the continuation of school subjects. जो हम आपकी शैक्षिक विषय होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका इतना सहज समझना नहीं होता है जितना कि क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरट्वाइंड एंड इंटरलिंक्ड होते हैं, and they are the in continuation of school subjects. So school subjects are basically for the development of basic information that will turn the learners into specialists in academic disciplines. अब जो इनके रिलेशनशिप की हमने बात करी आपसे स्कूल के विषय में, एकेडमिक डिसिप्लिन के विषय में, सो यू फाइंड दैट दे आर बेसिक स्किल्स लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. जो बेसिक स्किल कही गई हैं वो है रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, और इनको एनहांस करने के लिए हमें बच्चों के लिए अक्सर क्या होता है कि वी हैव टू डील विद द एनहांसमेंट students' understanding of themselves, their society, their nation, the human world and the physical environment. और जब हम इसको समझते हैं तो we are able to enable the students to develop and multiple perspectives in contemporary India as the issues relating to the different contexts. और ये सारे विषय, सारे कल्चर, सारे टेक्नोलॉजी, सारा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिनेरियो, जो स्टेटस है, जो सोशल लेवल का है, वो सब आपस में मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को डेवलप करने में सहायक होते हैं. Then we come to help the students to become independent thinkers so that they can construct knowledge appropriate to changing personal and social circumstances. और इसको हम आगे बढ़ाने का we talk about them कि हम किस प्रकार से इनको जोड़ते हैं. ये अक्सर आप पाएंगे कि ये जो विषय है जिसमें हम बच्चों की बात कर रहे हैं, they become independent thinkers so that they can construct knowledge appropriate to changing personal and social circumstances. अब ये बात आती है कि ये बच्चे जो पढ़ते हैं इन विषयों को, ये कैसे हैंडल करते हैं, how they can be handled. तो ये why the studying school subjects, ये school subjects क्यों पढ़े जाते हैं. स्कूल सब्जेक्ट्स पढ़ने का सबसे बड़ा क्राइटेरिया, सबसे अहम मुद्दा होता है टू डेवलप अ रेंज ऑफ स्किल्स फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग. जीवन जीवांतर तक चलने वाली प्रक्रिया जो शिक्षा है उसमें भिन्न प्रकार से लर्निंग को करना, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, उनकी कौशल को डेवलप करना, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड को डेवलप करना, and the skills and the communication skills, information technology and the skills are developed. ये कौशल डेवलप होता है और इसको students appreciate and respect diversity in cultures and views in a pluralistic society and handle conflicting values to help the students to develop positive values and attitudes towards life so that they can become informed and also responsible citizens of society and country and the world. So they contribute to the pursuit of self-actualization,
पर्सनल ग्रोथ एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो ये इनको डेवलप करने का ये प्रयास होता है, ये प्रयत्न किया जाता है, और इनको हम डील करते हैं different aspects से। Okay, so I think you must have followed that why these school subjects should be followed, why they are required, why they must be taught in classes, and how they can be led to different aspects. So thank you, students. I think you must have, if in case you have any doubts and you wish to ask any queries, you can post me the queries, and I'm surely going to answer your queries. In case of any difficulty, you let me know. I hope you have followed. There are certain other points which we shall be discussing in the coming lectures, where we shall be discussing various subjects, why they are important, what is the importance of those studying those various subjects, whether it is related to science, humanities, or commerce. So students, thank you so much. Thank you all.